नमस्कार, खबर दोपहर में स्वागत है आप सबका। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बुलेटिन की शुरुआत करते और सबसे पहले बात रुपेश हत्याकांड की, जिसमें 6 दिन बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इंडिगो के स्टेशन हेड रुपेश कुमार सिंह की हत्याकांड का 6वां दिन है, लेकिन पुलिस अब तक किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। वहीं सूत्रों के हवाले से रुपेश हत्याकांड में जो नए खुलासे हो रहे हैं, उसके हिसाब से अब तक कई लोगों से पूछताछ हो रही है या फिर संभावित पूछताछ संभव है। एक अधिकारी से एसआईटी पूछताछ कर सकती है। जो अपडेट है वो हम आपको बता रहे हैं। पूर्वी बिहार के जिले में तैनात है यह अधिकारी और हत्या के दिन रुपेश की कार में एक नई शर्ट भी मिली थी। शर्ट दुकान के मालिक से भी पूछताछ हुई है। एक आभूषण विक्रेता से भी पूछताछ हुई है। नजदीकी प्रशासनिक अधिकारी ने ये गहने खरीदे थे। जांच के लिए टीम गोवा और दिल्ली भी गई थी। अब तक 7 से 10 संदिग्ध जो हैं पुलिस हिरासत में हैं। एसटीएफ, एसआईटी और सीआईडी की 20 से अधिक टीमें जांच में जुटी हुई हैं और पुलिस की जो नजर है वो प्रोफेशनल शूटरों की गिरफ्तारी पर टिकी हुई है। जो अपडेट है वो हम आपको रुपेश हत्याकांड से जुड़ी हुई बता रहे हैं। रुपेश हत्याकांड और बिहार में क्राइम के नाम पर सियासत भी जारी है। आरजेडी कार्यालय के बाहर अपराध के बहाने बिहार सरकार पर वार करते हुए एक पोस्टर भी लगाया गया है। इसमें नीतीश कुमार और उनके सहयोगियों पर सवाल उठाए गए हैं। पोस्टर में रुपेश हत्याकांड के साथ अपराध की दूसरी घटनाओं की भी चर्चा है। देखते हैं शैलेंद्र की खास रिपोर्ट। मामले में पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं, लिहाजा विपक्ष का हमला तेज हो चुका है और बयानबाजी के साथ साथ पोस्टरबाजी भी शुरू है। आरजेडी कार्यालय के बाहर यह तस्वीर लगाई गई है जिसमें रुपेश कुमार हत्याकांड के साथ साथ मधुबनी की घटना का जिक्र है और निशाना सुशील कुमार मोदी और नीतीश कुमार पर साधा गया है। आरजेडी के द्वारा यह पोस्टर पटना के कई इलाकों में देखने को मिल सकता है और खास तौर पर जो बयानबाजी शुरू है, सियासत शुरू है इस घटना के बाद, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और खासतौर पर तेजस्वी यादव ने कल भी इस घटना को लेकर के सरकार पर निशाना साधा था और आज आरजेडी के द्वारा पोस्टर लगाया जा रहा है। मतलब साफ है कि विपक्ष को एक बड़ा मौका मिला है और विपक्ष इस पूरे मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता, इसलिए बयानबाजी के साथ साथ पोस्टरबाजी भी अब बिहार में शुरू है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आरजेडी एमएलसी का विवादित बयान सामने आया है। आरजेडी एमएलसी सुबोध राय का विवादित बयान आया है और उन्होंने कहा कि एनडीए के लोग करवा रहे हैं अपराध। सुबोध राय जो एमएलसी आरजेडी के, उन्होंने बयान दिया है कि एनडीए के लोग अपराध करवा रहे हैं। सरकार में शामिल लोगों के घर हत्या लूट जरूरी है। उनके घर हत्या लूट और बलात्कार होगा तभी अपराध रुकेगा। देखिए, आरजेडी एमएलसी सुबोध राय ने यह विवादित बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि एनडीए के जो लोग हैं वही अपराध करा रहे हैं और सरकार में शामिल लोगों के घर हत्या लूट जरूरी है। उनके घर हत्या लूट और बलात्कार होगा तभी अपराध रुकेगा। ये विवादित बयान आरजेडी के एमएलसी सुबोध राय ने दिया। क्या कुछ कहा सुबोध राय ने, जरा आप भी सुनिए। ये सरकार घटनाओं को तब रोकेगी जब इनके घर में होगा, खुद के घर में जब लूट हत्या बलात्कार होगा तब इनको मालूम चलेगा बिहार वासियों का दर्द। अभी तो इनको बिहार वासियों से कुछ लेना देना है नहीं, अपने में सहमत का खेल खेल रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, खुद जनता कंफ्यूज है। अब क्या नीतीश जी क्या कर रहे हैं, अब जनता कंफ्यूज है। जिस तरह से पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार, जिस तरह से झल्ला जाना, कहीं ना कहीं हताशा का परिचायक है। और शैलेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, ये जो भी सुबोध राय कहना चाह रहे हैं उनके क्या मायने निकाले जाए? देखिए, साफ तौर पर सरकार पर हमला है और इस हमले में बयान देने के पहले
जिस तरीके से सुबोध राय का बयान आया है उससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि कहीं न कहीं यह बयान विवादित है। और जिस तरीके से उन्होंने कहा है अपनी बातों को, तो कहने का कई तरीका हो सकता है, लेकिन सुबोध राय ने जो बयान दिया है ये कहा जा सकता है कि विवादित बयान है। लेकिन सियासत में हमला, शैलेंद्र, हम आपको रोकना चाहेंगे। सुबोध राय खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुबोध जी, आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि जो अपराध हो रहे हैं वो एनडीए के लोग ही करा रहे हैं। देखिए, जब एक कहावत है, आप किए तो रासलीला, हम किए तो कैरेक्टर ढीला। 15 साल आप याद दिला देते हैं, अभी आपको नहीं बुझा रहा है क्या हो रहा है बिहार की स्थिति? मुख्यमंत्री जी को नहीं दिखाई दे रहा है? स्ट्रांग बने हुए हैं। जिस तरह से अपराध हो रहा है, रुपेश जी की हत्या कर दी गई सरेआम उनके अपार्टमेंट के नीचे, तो कौन सा राज है? हम पूछना चाहते हैं बिहार की सरकार से। आप यहाँ मंत्रिमंडल का गठन नहीं कर रहे हैं, विस्तार नहीं कर रहे हैं। आप मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर रहे हैं, एक एक मंत्री को 5-5 विभाग डाले हुए हैं। चलिए, आप विपक्ष में हैं सुबोध जी, आप विपक्ष में हैं, आप सवाल उठाएंगे, लेकिन देखिए, आप 15 साल की बात कर रहे हैं। चलिए, उसके आरोप तो लगते ही रहते हैं, लेकिन आपने जो कहा कि हाँ, जो एनडीए के लोग हैं उनके घर में हत्या, लूट, बलात्कार जैसी घटनाएं होंगी, क्या ये जायज बयान है? बयान हो गया। बोलिए, बिहार की जनता जब सुरक्षित नहीं है तो क्या, अगर बिहार की जनता सुरक्षित नहीं रहेगी तो क्या इनके घर में होगा? तब आज भी अभी भी मैं बयान पर कायम हूँ। जितना मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड से लेकर देख लीजिए, जितनी भी हत्याएं हुई है, क्या उसमें क्या हो रहा है? अभी क्या हो रहा है? क्या चल रहा है? अभी पुलिस अंधेरे में तीर मार रहे हैं। 5 दिन हो गए, 5 दिन हो गए रुपेश हत्याकांड के, और अंधेरे में तीर मार रहे हैं। सवाल पूछने पर पत्रकारों को डर दिया जाता है। तो क्या कौन सा राज चल रहा है यहाँ बिहार में? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुबोध जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, आरजेडी के एमएलसी हैं सुबोध राय, उन्होंने ये बयान दिया और कहा कि जो अपराध बिहार में हो रहे हैं वो एनडीए के लोग करवा रहे हैं, और अब अगर एनडीए के लोगों के घर हत्या, लूट, बलात्कार जैसी घटना होगी तभी अपराध रुकेगा। ये बड़ा बयान सुबोध राय आरजेडी के एमएलसी ने दिया है। और चलिए, बात गया की करते हैं, जहां ग्रामीणों ने 2 युवकों को चोर समझकर बांधकर उनकी जमकर पिटाई कर दी। पुलिस को जब इसकी खबर मिली तो पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन उग्र लोगों ने पुलिस को देखते ही हंगामा शुरू कर दिया। मामला जिले के गरुआ थाना क्षेत्र के फेसरा गांव का बताया जा रहा है, जहां शनिवार की रात फेसरा गांव के कुछ युवकों ने पास के गांव के 2 युवकों को चोर समझकर पकड़ लिया और उनकी जमकर पिटाई की। मौके पर गरुआ पुलिस दल बल के साथ पहुंचे और दोनों युवकों को छुड़ाने की कोशिश की गई तो नाराज लोगों ने जबरन पुलिस वालों की गाड़ी रोककर हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने पुलिस का साथ भी दिया, जिसकी मदद से पुलिस दोनों युवकों को ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाकर थाने ले गई। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज की छात्रा की रामगढ़ जिले के पतरातू डैम से शव मिलने के बाद अब तक मौत की गुत्थी नहीं सुलझ पाई। घटना कैसे घटी, पुलिस इसे लेकर शव मिलने के साथ ही तफ्तीश में जुटी और कई बिंदुओं पर छानबीन भी कर रही है। उत्तरी छोटानागपुर रेंज के डीआईजी ने बताया कि मामले में रामगढ़ और हजारीबाग एसपी की संयुक्त टीम बनाई गई है जो जांच में जुटी है। उन्होंने बताया कि पूरे मामले की साइंटिफिक तरीके से भी जांच हो रही है और जल्द ही पूरे मामले में पुलिस किसी नतीजे पर भी पहुंचेगी। हालांकि कल डीजीपी भी रामगढ़ पहुंचे थे और पूरे मामले की उन्होंने समीक्षा भी की थी और साथ ही मामले के जल्द खुलासे का दावा भी किया था। आपको बता दें कि गुड्डा की पूजा भारती हजारीबाग मेडिकल कॉलेज की छात्रा थी और बीते सोमवार से ही लापता थी। मंगलवार को पीटीपीएस डैम में उनका शव मिला। शव के हाथ पैर बंधे थे। वहीं पूजा के पास मिले बैग में खाने के कुछ सामान, दवाई और पानी की बोतल भी मिली थी। अंतिम क्षण पर पहुंच गया है तो मैं समझूंगा कि बहुत जल्द इसकी कंप्लीट घटनाक्रम के साथ पूरा घटना के संबंध में विस्तृत रूप से मीडिया को जानकारी दी जाएगी ताकि पब्लिक भी इस मामला में सारे सच्चाई को जान सके। तो मैं समझता हूँ कि 1-2 दिन में आप लोग कंप्लीट का बाकी जो पेंडिंग जो वर्क है उसको कंप्लीट कर दें। सीनियर ऑफिसर्स भी इस मामले का लगातार पल पल इसमें जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन की प्रोग्रेस है उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इस पूरे घटनाक्रम से संबंधित अभी तक जितने भी पहलू आए हैं या जितने भी हम लोगों को जो
फैक्ट्स सामने में आ रहे हैं उनको बहुत डिटेल में हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और एक प्रयास कोशिश की हमारी है कि हम जल्द से जल्द पूरे घटनाक्रम से संबंधित जो फैक्ट्स हैं वो कम्प्लीटली प्रोफेशनली इन्वेस्टिगेट करें और इसको सामने में लाई, ये हमारा प्रयास है। तो देखिए, कई दिन बीत गए लेकिन इस मामले में भी पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं और कई सवाल भी अब पुलिस वालों पर भी उठ रहे हैं। हालांकि सवाल ये कि परीक्षा के दिन कैंपस से छात्रा बाहर क्यों गई थी और इसके अलावा भी कई सवाल हैं। सवाल ये भी कि मृत छात्रा के हाथ पैर बांधकर आखिर डैम में किसने फेंका उसे, और सवाल यह भी कि डैम में सुरक्षा के बेहतर इंतजाम आखिर क्यों नहीं थे। इधर बोकारो पहुंचे बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जब से राज्य में नई सरकार आई है महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, बेटियों के साथ दरिंदगी की घटनाएं भी बढ़ गई हैं। बाबूलाल मरांडी दिवंगत नेता राजेंद्र महतो के आवास पर पहुंचे, जहां बीजेपी के कई नेताओं के साथ उन्होंने राजेंद्र महतो को श्रद्धांजलि दी। एक साल के अंदर जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी लगभग 1700 करीब घटनाएं घटी, उसमें से अधिकांश आदिवासी महिलाएं, दलित, कमजोर तबके के लोग, और उसमें से छोटी बच्ची थी और एक लोग की तो हत्या भी कर दी गई। हालात में कई पैक्सों की मनमानी अभी भी जारी है। हाल ही है कि जिले के बरहट प्रखंड के कटौना पंचायत का पैक्स का ताला खुलता ही नहीं है। यहां ना अध्यक्ष नजर आते और ना ही कर्मी। धान की अधिप्राप्ति फोन पर होती है, उसका भी पर्ची जो है किसानों को उसकी भी पर्ची नहीं मिलती। अध्यक्ष की मनमानी से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। जायजा लिया हमारे सहयोगी केसी कुंदन ने। जमुई जिले के पैक्स और व्यापार मंडल में धान खरीद हो रही है, मतलब धान अधिप्राप्ति हो रही है। और ये बरहट प्रखंड का कटौना का ये पैक्स है, देख सकते हैं कि बैनर भी लगा है कि 23/11 से 2020 से 31 मार्च 2020 तक धान की अधिप्राप्ति होगी, मूल्य भी लिखा हुआ है। लेकिन हैरानी की बात है कि पैक्स बंद है, मतलब खुला नहीं है। अगर देखा जाए तो ताला लगा हुआ है। पैक्स के जितने भी ये हैं ताला लगा है। सबसे बड़ी बात है कि पैक्स पर आने की तो सुविधा है ही नहीं, ना सड़क है और ना सीढ़ी है यहाँ पर चढ़ने के लिए। और देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ताले हैं वो ताले लगे हुए हैं। और देखा जाए तो बदहाली भी यहाँ दिख रही है पैक्स का। ये कटौना का पैक्स है कि छत भी गायब है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब ताला लगा हुआ है, खुलता नहीं है, तो आखिर यहाँ पर किस तरह की धान की अधिप्राप्ति होती है। न यहाँ पर पैक्स अध्यक्ष है और न कोई कर्मी। पैक्स गोदाम तो यहाँ पे बंद ही रहता है, लेकिन अगर किसी को धान देना होता है तो डायरेक्ट फ़ोन से कंसल्ट करना पड़ता है, उनको बुलाया जाता है। क्योंकि यहाँ पे तो वैसा हम कभी ऑफिस खुला हुआ नहीं देखते हैं और ना ही यहाँ पे ऑफिस कभी खुलता है। तो धान के लिए डायरेक्ट ट्रैक्टर आता है अपने से। किसान, आप लोग किसान है तो कितना रेट क्या कैसे दिया जा रहा है? आप भी धान दिए होंगे यहाँ पर? जी धान तो दिए हैं, तो रेट तो अभी ज़्यादा कुछ वैसा नहीं बताएं, लेकिन पापा जब बात किए हैं तो बोले हैं कि 16 रुपये आपको धान जो है इसका रेट दिया जाएगा। और तो ज़्यादा कुछ ना ही इसका पर्ची वगैरह कुछ काट के मिला है। अब यहाँ पर्ची कटती, लोगों को यहाँ पर सुविधा मिलता, तब धान अधिप्राप्ति का सही बात समझ में आती लोगों को और फायदा मिलता किसानों को। ऐसे में सवाल उठता है कि ऐसे पैक्स अध्यक्षों पर और ऐसे पैक्स पर कार्रवाई जरूरी होगी। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। इधर पटना में कड़ाके की ठंड ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। लोग अलाव के सहारे ठंड को भगाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन खुले आसमान के नीचे रात गुजारने वालों की परेशानी ज्यादा बढ़ गई है। जायजा लिया हमारे सहयोगी शैलेंद्र ने। पटना में कड़ाके की ठंड और खास तौर पर इस मौसम में उन लोगों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, जो खुले आसमान में फुटपाथ पर अपना जीवन बिताते हैं। और खास तौर पर देखिए पटना ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में इस वक्त कहें तो कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और जो लोग खुले आसमान में रहते हैं उनके लिए अलाव ही एक सहारा है। ये बेरी रोड की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, कैसे कुछ लोग देखिए सुबह में यहाँ अलाव के सहारे सुबह की ठंड को दूर कर रहे हैं। यहाँ पर कई लोग भी हैं, इन लोगों से हम बातचीत करते हैं। आप यहीं रहते हैं? हाँ, वाले में रहते हैं। तो यहीं रहते हैं आप? तो काफी कड़ाके की ठंड है, कैसे रहते हैं? काफी दिक्कत होता होगा। हाँ, ठंडी तो गिरता सर, ठंडी तो महसूस का
ठंड लगता है रात में। तो अलाव के लिए लकड़ी वगैरह का इंतजाम यहाँ नहीं किया जाता है? नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है, लकड़ी नहीं किया जाता है। तो ये कहाँ से लाते हैं ये सब जलाने के लिए? सब चुन चान के लाते हैं इधर उधर से जलाने के लिए, चुन चान के लाते हैं जलाने के लिए। देखिए काफ़ी ठंड है और सबसे बड़ी बात है कि जो सरकार के द्वारा जो लकड़ियाँ जलाने के लिए दी जाती है वो भी कुछ खास जगहों पर ही गिराई जाती है, हर जगह पर लकड़ियाँ नहीं मिल पाती है। आप कहाँ से हैं और इस ठंड में कैसे सुबह में आप लोग रह पा रहे हैं? हम लोग यहाँ राम मनोहर लोहिया पथ का चक्री के सॉइल टेस्ट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ साइट पर रहकर काम करते हैं। ठंड में भी किसी भी तरह से यहाँ साइट पर मौजूद रहते हैं और काम करते हैं। मेरा नाम प्रमोद कुमार सिंह हुआ। बिल्कुल, देखिए कैसे लोग जिन्हें काम करना है या बाहर में जो रहते हैं मजदूरी करते हैं उन्हें काफ़ी मुश्किल होता है। आप भी यहीं रहते हैं? जी हाँ, यही रहते हैं। ठंड में कैसे रात बिताते हैं? यह सुबह में भी कड़ाके की ठंड है। कड़ाका ठंड है सर, यह क्लब के रहते हैं। आप क्या करते हैं? इसी रहते हैं। कंबल और बाकी कोई व्यवस्था नहीं किया गया, आपके पास है कि नहीं? ये कोई है चादर है सर, कमल कहाँ व्यवस्था है? देखो कमल है या नहीं। देखिए सबसे ज़्यादा कठिनाई गरीबों को ही होती है, क्योंकि कड़ाके की ठंड जब पड़ती है तो उनके पास कुछ गर्म कपड़े की व्यवस्था नहीं होती है, रहने के लिए घर नहीं होता है। खुले आसमान में ये लोग अपना जीवन बिताने को मजबूर होते हैं। और ये हम बेली रोड की तस्वीर दिखा रहे हैं, कहीं दूर की तस्वीर नहीं है। और किस तरीके से देखिए यहाँ लोग कड़ाके की ठंड में सिर्फ और सिर्फ अलाव के भरोसे ही हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। 2 दिन पहले कटिहार में पुलिस टीम पर हमला हुआ था। अतिक्रमण हटाने गई टीम पर कुछ लोगों ने हमला बोला था। इसमें एक घायल पुलिसकर्मी की इलाज के दौरान मौत हो गई। कटिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन ने इसे गंभीर मुद्दा बताया। मामले पर वरीय प्रशासनिक पदाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी पर लापरवाही का आरोप लगाया, साथ ही जांच की मांग की है। और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने सफाई देते हुए कहा कि घटना के बाद 70 अज्ञात लोगों पर जबकि 17 नामजद लोगों को आरोपी बनाया गया, जिनमें से 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। हटाने में इधर बीजेपी ने शहनवाज हुसैन को एमएलसी का उम्मीदवार बनाकर बिहार के सियासत में हलचल तेज कर दी है। सत्ताधारी दल के साथ साथ विरोधी भी इस कदम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस ने चुटकी लेते हुए शहनवाज हुसैन का कद छोटा करने का आरोप लगाया, तो जेडीयू उसे मुस्लिमों के लिए अच्छा मैसेज मानती है। आरजेडी हालांकि इस मामले को बीजेपी का आंतरिक मामला बता रही है। 15 महीने के कार्यकाल के लिए आप शहनवाज हुसैन को मौका दे रहे हैं और 3.5 साल बचा है उसके लिए आप सानी जी को अपना सीट दे रहे हैं, तो यह कुछ समझ में नहीं आया। और इस तरह के फैसलों से थोड़े आप अल्पसंख्यकों के बीच में किसी को ले जा सकते हैं। शहनवाज हुसैन को कोई बड़ी जिम्मेदारी देनी चाहिए थी, तो कुछ बात समझ में आती। ये कहीं ना कहीं शहनवाज हुसैन के कद और प्रतिष्ठा के अनुरूप यह फैसला नहीं है। बीजेपी का अच्छा कदम है, एक अच्छा फैसला है। और बीजेपी की सियासत पे क्या असर पड़ेगा मुझे इसका पता नहीं, लेकिन एनडीए के पार्ट होने की वजह से पिछले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चूंकि इलेक्शन लड़ा जा रहा था, उनकी क़यादत में इलेक्शन लड़ा जा रहा था, तो मुसलमानों की एक बड़ी तादाद ने बीजेपी को वोट दिया था, नीतीश कुमार को वज़ीर आला बनाने के लिए वोट दिया था। और शहनवाज हुसैन साहब को उम्मीदवार बना करके बीजेपी ने अच्छा कदम उठाया है। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन जी को बिहार विधान परिषद के लिए नामित किया है। ये तो भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है, किनको वो नामित करेंगे नहीं करेंगे। पर हम इतना जरूर कर सकते हैं कि शहनवाज हुसैन जी जो भारत सरकार के मंत्री रहे और एक अपनी पहचान उन्होंने केंद्रीय राजनीति में छोड़ी थी। जेडीयू नेता संजय झा दरभंगा पहुंचे, जहां उन्होंने एयरपोर्ट को लेकर बड़ा बयान दिया। संजय झा ने कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट का नाम विद्यापति दरभंगा एयरपोर्ट ही होगा और इसके लिए मुख्यमंत्री ने 2018 में ही घोषणा किया। सीएम ने नामकरण करने के लिए केंद्र सरकार को खत भी लिखा है। संजय झा ने दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तार में रुकावट के लिए एयरफोर्स अथॉरिटी को जिम्मेवार बताया। संजय झा ने यह भी बताया कि सब कुछ ठीक रहा तो 28 फरवरी से देश का सबसे बड़ा एयरलाइंस इंडिगो भी दरभंगा से अपनी सेवा देने लगेगा।
के लास्ट में या मार्च में ये शुरू हो जाएगा इंडिगो एयरलाइन का। एयर इंडिया आने का भी प्रोसेस शुरू हो गया है। तो आने वाले समय में दरभंगा एक मेजर एयरपोर्ट के रूप में इमर्ज कर रहा है। मुख्यमंत्री जी आए थे इसका काम शुरू करवाने के लिए और सुरेश प्रभु मंत्री जी थे, तो उन्होंने वहीं पे बात हो चुकी थी। यहाँ तक बात हो चुकी थी कि सीएम ने कहा कि चल के अभी लिख दीजिए, आप लोग को ध्यान हो, आप लोग भी वहाँ कार्यक्रम में होंगे उस दिन। तो वो पेपर पे मुख्यमंत्री बिहार सरकार के नेता है, वो लिख करके भी भेज चुके हैं मंत्री जी को। तो अब कम से कम पेपर पे प्रोसेस करके दरभंगा एयरपोर्ट पे विद्यापति दरभंगा एयरपोर्ट नाम लिखा जाए, ये भी हम लोगों ने आग्रह किया है। नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी से भी पुराना है तिल्हाड़ा विश्वविद्यालय, लेकिन इसको पुनर्जीवित नहीं किए जाने से स्थानीय लोग नाराज हैं। लोगों ने पीएमओ को पत्र लेकर मांग की है कि इस विश्वविद्यालय को जीर्णोद्धार कर पर्यटकों के लिए खोला जाए। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने 1198 ईस्वी में आग लगाकर जला दिया था। खंडर को मुख्यमंत्री ने 26 दिसंबर 2009 को फावड़ा चलाकर इसकी खुदाई शुरू की थी, जहां से प्राचीन कालीन भगवान बुद्ध की मूर्तियां निकली थी।